शर्मा निवास में सुबह की चाय का समय था। घर की मालकिन सरिता देवी अपनी दोनों बहुओं पिंकी और दिया के साथ बैठकर सोशल मीडिया के नए ट्रेंड्स पर चर्चा कर रही थी। तभी 30 साल का सौरभ हाथ में लैपटॉप लिए कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर ऑफिस के काम की थकान साफ दिख रही थी। अरे वाह, आ गए हमारे कुंवारे देवर जी। देवर जी, जरा ये रील्स देखिए। आपकी उम्र के लोग तो अब 2-2 बच्चों के बाप बन गए और आप अभी भी सिंगल है। बिल्कुल सही कह रही हो पिंकी दी। देवर जी 30 के तो आप हो ही चुके हो। अब क्या सीधे बुढ़ापे में पेंशन के पैसों से शादी का जोड़ा खरीदेंगे? फिर तो कोई लड़की आपको घास भी नहीं डालेगी सीधे दादाजी बोलकर निकल जाएगी। अरे भाभी, आप दोनों सुबह सुबह शुरू मत हो जाया करो, मुझे काम करने दो। लड़की मिलना कोई ऑनलाइन ऑर्डर करना थोड़ी ना कि 30 मिनट में घर आ जाएगी, बड़े झमेले। अरे तो तू खोजता क्यों नहीं है रे सौरभ? देख, तेरे बड़े भाई राहुल ने पिंकी को खुद चुना, अक्षय ने दिया को कॉलेज में पसंद कर लिया था। यहाँ तक कि तेरे पापा ने भी जमाने पहले मुझसे चुपके चुपके मंदिर में लव मैरिज की थी। हमारे घर में तो चट मंगनी पट ब्याह का रिवाज रहा है। तू ही एक नमूना निकल गया जो 30 का होकर भी कुमारा बैठा है। हाँ बेटा सौरभ, तेरी मम्मी सही कह रही है। जब मैंने सरिता को पहली बार देखा था तो सीधे हाथ थाम लिया था। तू किस दुनिया में जी रहा है? तू भी कर लेना अब शादी। पापा, मम्मी, भाभी, आप सब ध्यान से सुन लो ताकि मुझे रोज रोज परेशान ना करो। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मुझे अपनी पसंद की कोई लड़की मिल भी नहीं रही है। अब आप लोग ही मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की खोज दो। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। दीपक जी के हाथ से अखबार छूट गया। जिस घर में पीढ़ियों से सिर्फ लव मैरिज का बोलबाला रहा हो, वहां अरेंज मैरिज जैसा शब्द बम बनकर फूटा था। अरेंज मैरिज? हे भगवान, ये क्या सुन रही हूं मैं? हमारे इस मॉडर्न घर में अब वो पुराने जमाने वाली अरेंज मैरिज होगी? दी, इसका मतलब हमें अब बिचौलिए के चक्कर काटने पड़ेंगे, वो जो मोटी मोटी डायरियां लेकर आते हैं। चलो भाई, अब जब छोटे ने हार मान ही ली है तो हम ही किस्मत आजमा लेते हैं। दीपक जी, आपने उस पंडित जी वाली पहचान निकाली और ढूंढिए सौरभ के लिए एक सुशील सुंदर लड़की। तो भाई कुछ ही हफ्तों में बिचौलिए पंडित जी के जरिए सौरभ का रिश्ता दीनदयाल जी की बेटी मेघा से तय हो गया। मेघा देखने में बेहद खूबसूरत, संस्कारी और सीधे स्वभाव की लड़की थी। पहली मुलाकात में सौरभ और मेघा ने एक दूसरे को हाँ कह दिया। रिश्ता तय होते ही दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन कहानी का असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद तीज का त्योहार आया। पारंपरिक परिवारों में तीज पर लड़के वालों की तरफ से लड़की के घर सिंधारा यानी कि मिठाइयां, कपड़े, गहने और शगुन का सामान भेजा जाता है। मेघा का पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। कामिनी चाची और फूलमती बुआ सुबह से ही दरवाजे पर टक टक की लगाए बैठी थी कि कब शर्मा जी के घर से सिंधारा आएगा। अरे सुनीता जीजी, दोपहर के 12 बज गए। तुम्हारे वो बड़े अमीर समझे जी के यहाँ से अभी तक सिंधारे की टोकरी क्यों नहीं आई? कहीं वो रास्ते तो नहीं भूल गए? रास्ता क्यों भूलेंगे कामिनी? इतने बड़े खानदान की बातें करते थे सब। कहते थे शर्मा जी का शहर में बड़ा नाम है, पर यहाँ तो एक सड़ी सी सोन पापड़ी का डिब्बा तक नहीं आया। मेघा बेटा, तूने तो कहा था लड़का बहुत मॉडर्न और अच्छा है। बुआ जी, मुझे क्या पता, शायद वो लोग शाम को भेजेंगे। अब इतने बड़े घर के लोग हैं, काम धंधे में व्यस्त होंगे, आ जाएगा शकुन, इतनी क्या हड़बड़ी है। लेकिन शाम ढल गई, रात हो गई और शर्मा परिवार की तरफ से न कोई फोन आया, न कोई शगुन का सामान। मेघा अपने कमरे में अकेली बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। मम्मी पापा तो इतने खुश थे कि सौरभ और उनके घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, या फिर वो बहुत कंजूस है, एक छोटा सा सिंधारा तक नहीं भेजा। एक तरफ होने वाली बहू सिंधारे का इंतजार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ शर्मा निवास में सरिता देवी अपनी दोनों बहुओं के साथ पिज्जा पार्टी कर रही थी। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि सिंधारा नाम की कोई चीज दुनिया में होती है। रात के समय भाई, मेघा के मॉडर्न बड़े ससुराल से सिंधारा तो आया नहीं। जी ढोलक निकालो, 5 गाने गाकर हम भी अपने घर चले। मेघा के लिए ये शर्म से भरा था, पर उसने सोचा बाकी रस्मों में आ जाएगा सब। दिन बीतते गए। मेघा के घर में हल्दी और मेहंदी की रस्में शुरू हो गई। ढोलक बज रही थी, गालियां गाई जा रही थी, लेकिन रिश्तेदारों के ताने कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। कामिनी चाची और फूलमती बुआ को तो मानो मुफ्त का मुद्दा मिल गया था। अरे रे सुनीता, हल्दी की रस्म भी खत्म होने को आई, पर तेरे समझियों की तरफ से ना कोई ड्राई फ्रूट आए, ना ही दुल्हन के लिए हल्दी। शादी तो तूने इतने मॉडर्न घर में तय की है, पर व्यवहार के मामले में वो लोग बिल्कुल ठन ठन गोपाल है। सही कर रही है दीदी,
मुझे तो लगता है लड़के वालों ने बस फोकट में शादी निपटाने का प्लान बनाया। गरीब से गरीब भी हल्दी मेहंदी पर कम से कम शगुन के मेवे और हल्दी तो बेचता ही है। यहाँ तो 1 टका भी नहीं आया। कामिनी, तुम चुप रहोगी? जो नहीं आया सो नहीं आया। हम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। दीनदयाल जी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई मेघा के हाथ पीले करने में लगा दी है। हम सब करेंगे, भले कुछ आए या ना आए। मेघा के पिता दीनदयाल जी ने अपनी औकात से ज्यादा तैयारियां की थी। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। देखो जीजी, हमने शादी में लड़के के लिए कार बुक की है, सभी रिश्तेदारों के लिए महंगे कपड़े और सोने के सिक्के बनवाए हैं। शर्मा जी ने भले ही हमसे खुलकर लेन देन की कोई बात नहीं की, लेकिन हमारी भी तो कोई इज्जत है समाज में। हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ भैया, आप तो क्यों ही कमी करोगे। वैसे गांव में सुना था एक मेघा के ससुराल का जानने वाला है, कह रहा था बड़े कंजूस है शर्मा परिवार के लोग, इस घर से रिश्ता भी लालच में कर रहा है। जी, ये तो तब कहते जब वो हमसे कुछ कहते, उन्होंने तो हमसे कुछ कहा ही नहीं। ये लो जी, कर लो बात। जब बिना मांगे सब मिल रहा हो तो मांग के बुरा बने। सोच रहे हैं मोटा मुर्गा मिला है। शादी में केवल 2 दिन बचे थे। मेघा के घर पर रिश्तेदारों का मेला लगा हुआ था, इसलिए दीनदयाल जी ने बात ज्यादा आगे ना बढ़ाई। सभी लोग शादी की पैकिंग और रस्मों में व्यस्त थे। तभी अचानक घर के बाहर एक चमचमाती बाइक आकर रुकी। बाइक से उतरा सौरभ। नीली जींस और टी-शर्ट पहने सीधे घर के अंदर आ गया। अरेंज मैरिज के रिवाज के मुताबिक दूल्हा शादी से ठीक पहले दुल्हन के घर बिना बताए नहीं जाता। हेलो आंटी जी, नमस्ते अंकल जी, सब बढ़िया? सौरभ को अचानक सामने देखकर पूरे हॉल में मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। फूलमती बुआ के हाथ से चाय का कुल्हड़ छूट गया और कामिनी चाची तो बेहोश होते होते बची। उन्हें तमाशा जो करना था। अरे सौरभ बेटा, तुम इस समय बेटा, सब खैरियत तो है ना? तुम्हारे मम्मी पापा की तबीयत तो ठीक है? अरे आंटी जी, सब एकदम फर्स्ट क्लास है। दरअसल मुझे बहुत जरूरी काम था। मुझे हम दोनों के हनीमून ट्रिप के लिए यूरोप की फ्लाइट टिकट्स बुक करनी थी। अब मेरे पास मेघा का पासपोर्ट नंबर नहीं था और ना ही उसका फोन नंबर, तो मैंने सोचा सीधे घर आकर ही पूछ लूं। कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थे। ये सुनते ही कमरे में बैठी मेघा की सहेलियां और चाची बुआ मुंह पर दुपट्टा रखकर हंसने लगी। मेघा जो अंदर कमरे में बैठी थी, शर्म और अपमान से पानी पानी हो गई। वाह भाई वाह, दुल्हन के लिए कौड़ी का शगुन नहीं भेजा, पर हनीमून पर जाने की बड़ी जल्दी मची है। ए जी, पहले रस्म रिवाज तो निभा लेते, फिर चले जाते यूरोप। री मेघा, सुन रही है? तेरे होने वाले पतिदेव को तेरी बड़ी चिंता है। भले ही एक जोड़ी साड़ी ना भेजी हो, पर फौरन घुमाने का सपना अभी से दिखा रहे हैं। ये भगवान, ये कैसे इंसान से मेरी शादी हो रही है? इन्हें ना तो बड़ों का लिहाज है, ना ही रीति रिवाजों की समझ। सब मेरा मजाक उड़ा रहा है। आंटी जी, मेघा का है, उसका पासपोर्ट फोटो चाहिए। अब वो बेटा तुम बैठो, मैं लाता हूँ। दीनदयाल जी जल्दी से मेघा के कमरे में गए और मेघा की पासपोर्ट साइज फोटो और डॉक्यूमेंट लाकर सौरभ को दे दिया। थैंक यू अंकल जी, अब मैं चलता हूँ, कल बारात में मिलते हैं, बाय। सभी लोगों का मुंह उतरा था। जैसे तैसे दीनदयाल जी ने बात संभाली। वहीं मेघा टेंशन में कि सौरभ के घरवाले अगर शादी के दिन भी कुछ लेकर न आए तो समाज में उसके पापा की इज्जत क्या रहेगी। आखिर शादी का दिन भी आ गया। मैरिज हॉल दुल्हन की तरह सजा हुआ था। दीनदयाल जी ने मेहमानों के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ शर्मा परिवार बारात लेकर पहुंचा। बारात में दीपक जी, सरिता देवी, राहुल, अक्षय, पिंकी और दिया सब मस्ती में नाच रहे थे। हे भगवान, राम राम राम। ये देखने से पहले स्वर्ग सितार जाती तो अच्छा था। अरे जरा मेघा की जेठानी की बेशर्माई तो देखो, कैसे आधे खुले आधे बंद कपड़े पहन के नाच रही है। हे राम हे राम, ये जरा कोई मेघा के फूफा के आंखों में भट्टी बांध दो रे। जी, ये सब छोड़ो, इस पर ध्यान देना कि पालड़े में क्या लेकर आए ये सब। जैसे ही जयमाला हुई और रस्मों का समय आया, या यूं कहे असली तूफान आ गया। मंडप में जब चढ़ावे की रस्म शुरू हुई तो लड़के वालों की तरफ से दुल्हन के लिए कुछ ना था। ना तो 21 साड़ियों का गट्टा था, ना सोने की भारी भरकम हार, ना ही रिश्तेदारों के लिए कोई शगुन का सामान। ये क्या मजाक है? अरे सुनीता जीजी, जरा आके देखो, चढ़ावा कुछ ना आया, ना कोई सोने का हार, ना कोई सामान। ये बारात आई है या कोई मुफ्त का दावत खाने आए हैं? हमने तो अपनी बेटी के लिए चमचमाती कार खड़ी कर दी, 51 तोले सोना दे दिया, और बदले में हमें क्या मिला? कुछ नहीं भाई साहब, ये लोग तो नंबर 1 के कंजूस और लालची निकले। सिर्फ अपनी जेबें भरने आए हैं, और जो लाए भी तो क्या लाए? ये स्कर्ट, टॉप, जींस, कुर्ते और ये बिन बाहा की फ्रॉक। अब इनकी गिनती करे कि छोड़े, हमें तो यही समझ में नहीं आता। कामिनी, शांत हो जाओ, और जीजी तुम भी। हमारे घर की बेटी की शादी है, इज्जत का सवाल है। अब उन्होंने जो दिया या नहीं दिया वो उनका स्वभाव है। हमने तो अपनी मर्यादा और इज्जत के लिए सब कुछ किया है ना।
जो जैसा करेगा वो वैसा करेगा, आप लोग तमाशा मत बनाइए। वहीं मंडप के पीछे दुल्हन के कमरे में मेघा बैठी रो रही थी। उसकी सहेलियां और रिश्तेदार सब उसके कान भर रहे थे। मेघा, तू सच में बहुत बदकिस्मत है। तेरे ससुराल वालों को क्या इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है? ऐसी कौन सी शादी होती है? डाल पर रखने के लिए तेरे लिए एक गहना, एक ढंग का लहंगा तक नहीं लाए। हाँ बेटी, सीधे सीधे सुन ले, तेरा पति सिर्फ नाम का मॉडर्न है, काम उसके सब पिछड़े वाले हैं। खाली बीवी से मतलब है उसको, तेरे मान सम्मान की कोई परवाह ना है। गरीब से गरीब भी शादी में 11 या 21 साड़ियां भेजता है, और इन्होंने तुझे कुछ ना दिया। संभल कर रहना उस घर में, खाने पीने को भी तरसा देंगे तुझे। और गहने, बताओ भला कौन अपनी बहू को गहने नहीं चढ़ाता? ये तो समाज में सम्मान की बात होती है। क्या बातें करेंगी औरतें कि लड़की को बिल्कुल नंगे गले नंगे हाथ लेके। मेघा का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसके मन में अपने होने वाले पति और ससुराल वालों के प्रति जहर भर चुका था। उसे लग रहा था कि वो एक बेहद लालची और कंजूस और घटिया परिवार में जा रही है। आंखों में आंसू और भारी मन से उसने फेरे लिए और विदाई की रस्म पूरी की। सुबह की पहली किरण के साथ मेघा अपने नए घर यानी कि शर्मा निवास पहुंची। उसका मन डर से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि अब उसे सास के ताने सुनने पड़ेंगे, घूंघट में रहना पड़ेगा और शायद भूखा भी रहना पड़े। जैसे उसने घर में पहला कदम रखा, सरिता देवी आरती की थाली लेकर सामने खड़ी थी। अरे वाह, आ गई हमारे घर की हमारी नई बहू। मेघा बेटा, अंदर आओ। मेघा ने झिझकते हुए अपनी साड़ी का पल्ला सिर पर खिसकाने की कोशिश की। ये देखकर पिंकी और दिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे अरे मेघा, ये क्या कर रही हो? ये घूंघट पल्ला करने का नाटक यहाँ बिल्कुल मत करना। हमारी सासू माँ को ये सब ड्रामा सख्त नापसंद है। बिल्कुल सही कह रही है पिंकी दी, यहाँ कोई घूंघट नहीं चलेगा। चल जल्दी से गृह प्रवेश कर, फिर ये भारी भरकम लहंगा उतार कर ये कंफर्टेबल सूट पहन ले। सूट पर मम्मी जी क्या कहेंगी? मम्मी जी कहेंगी कि अंदर आओ और चुपचाप चाय पियो और जो मन करे वो पहनो। इस घर में कोई पाबंदी नहीं है। तुझे जींस पहननी हो तो जींस पहन, शॉर्ट्स पहनना तो शॉर्ट्स पहन। हम कोई 18वीं सदी के लोग थोड़ी ना है। ये सब सुनकर मेघा अवाक रह गई। उसे तो कहा गया था ससुराल वाले बड़े पिछड़े हैं, जिन्हें समाज में उठना बैठना तक नहीं आता, लेकिन यहाँ तो नजारा ही कुछ और था। दोपहर के खाने का समय हुआ। मेघा सोच रही थी कि शायद उसे रसोई में भेजकर खाना बनवाया जाएगा, लेकिन जब वो डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। टेबल पर शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट से मंगवाई गई डिशेस सजी हुई थी। शाही पनीर, दाल मखनी, इटालियन पास्ता, चाइनीज नूडल्स और तरह तरह की मिठाइयाँ। ले बेटा मेघा, अच्छे से खा। मुझे पता है शादी के ड्रामे में तू 2 दिन से भूखी होगी। हमारे घर में जब भी कोई बड़ा दिन होता है हम खाना ऑर्डर करके ही मंगाते हैं। हाँ मेघा, और अगर तुम्हें कुछ और खाना हो तो बताओ, मैं तुरंत ऑर्डर कर देता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? चाची और बुआ तो कह रही थी कि ये लोग कंजूस हैं, मुझे खाने को भी नहीं देंगे, फिर ये शाही दावत क्यों? क्या ये मुझे फंसाने का कोई नया नाटक है? मेघा चुपचाप खाना खाती रही, लेकिन उसके मन का गुब्बार अभी शांत नहीं हुआ था। उसे लग रहा था कि ये सब बस दिखावा है। अगले दिन शाम को घर में एक छोटा सा पारिवारिक गेट टुगेदर रखा गया था। पिंकी और दिया ने लाउडस्पीकर पर डीजे वाले गाने बजा रखे थे और सरिता देवी के साथ मिलकर नाच रही थी। भाभी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो ना मेघा, शर्मा क्यों रही हो? भाभी, मेरे कमरे में तो एक भी ऐसी साड़ी नहीं है जो मैं रिसेप्शन में पहन सकूं, और वो जो शादी के बाद रिश्तेदारों को देने वाले शगुन के सामान होते हैं वो कब दिए जाएंगे? साड़ी? शगुन का सामान? लेकिन उसकी जरूरत क्या है? क्या मतलब? अरेंज मैरिज में तो शादी के बाद बड़ा रिसेप्शन होता है, जिसमें लड़की भारी लहंगा या साड़ी पहनती है, दुल्हन के भाइयों को, बहनों को, भाभियों को कपड़े और तोहफे भेजे जाते हैं। अब ये सब भी मुझे बताना पड़ेगा क्या? आप लोगों ने तो शादी से पहले भी सिंघारे में कुछ नहीं भेजा, हल्दी मेहंदी में भी कोई शगुन नहीं भेजा, और चढ़ावे में भी कुछ नहीं। मेरी बुआ और चाची कह रही थी कि आप लोग बेहद। मेघा बोलते बोलते रुक गई, लेकिन उसकी आंखों में जमा आंसू छलक पड़े। पूरे कमरे में शांति छा गई। सरिता देवी, दीपक जी, राहुल, अक्षय और सौरभ सब मेघा के पास आ गए। हैं? ये सिंधारा क्या होता है बेटा? और बरी चढ़ावा ये सब क्या होता है? हे भगवान मेघा, ये तुम सब क्या कर रही हो? ओहो, अब मुझे समझ में आया। दीदी, हम सब ने तो लव मैरिज की थी। राहुल और मैंने सीधे कोर्ट मैरिज करके पार्टी की थी। दिया और अक्षय ने भी मंदिर में शादी करके दोस्तों को क्लब में ट्रीट दी थी, और मम्मी पापा ने भी मर्जी से शादी की थी। अरे हाँ, हमारे घर में तो आज तक कभी अरेंज मैरिज हुई नहीं। हमें क्या पता कि अरेंज मैरिज में ये सब चोंचले करने पड़ते हैं। सिंधारा, बरी, साड़ियां, रिश्तेदारों के कपड़े, ऐसे कुछ नियम होते हैं ना। अरे राम राम राम, सरिता तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि दुल्हन के घर ये सब सामान भेजना होता है? अब मुझे क्या पता जी,
मेरी शादी में मेरे बाप ने मुझे सिर्फ एक बैग थमाकर विदा कर दिया था और उससे ज्यादा कुछ मांगने की तुम्हारे अंदर हिम्मत भी कहाँ थी। अब मुझे क्या मालूम अरेंज मैरिज में इतना सारा लेन देन का झमेला होता है। हमने तो सोचा कि शादी के बाद बहू की पसंद से उसे सब दिला देंगे। ऐसे भी भारी हार और कंगन कौन पहनता है। हमने तो साड़ियां भी नहीं खरीदी क्योंकि मैं तो साड़ी पहनती नहीं हूँ, तो उसे क्यों दूं। इसलिए मैंने इटली के ब्रांडेड कपड़े मंगाए तेरे लिए। ये देख बेटा, तेरा रिसेप्शन का गाउन पूरे 1 लाख का है, लाइट वेट, कंफर्टेबल एंड क्लासी। और वो ड्रेस जो सुबह तुम्हें पहनाई थी वो भी मैंने बाहर से मंगाई है, पूरे 30,000 की। अब मुझे नहीं पता था कि भारी साड़ियां देने से इज्जत बनती है, वरना मैं वही ला देती। मेगा आई एम सो सॉरी गॉड, मुझे सच में इनमें से किसी भी चीज का अंदाजा नहीं था। दरअसल ये हमारे खानदान की पहली अरेंज मैरिज है, इसलिए मुझे या घर वालों को पता ही नहीं था कि क्या दिया लिया जाता है। तुम्हारे घर वाले इस बात से इतने दुखी हो रहे होंगे। तुम समझ रही हो ना, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हमें सच में अरेंज मैरिज के नियमों का कोई आइडिया ही नहीं था। सौरभ की मासूमियत और पूरे परिवार के चेहरे पर दिख रही सच्चाई को देखकर मेघा का सारा गुस्सा पिघल गया। उसे समझ में आ गया कि उसके ससुराल वाले कंजूस या लालची नहीं है, बल्कि वे तो परंपराओं और अरेंज मैरिज के ड्रामे से पूरी तरह अनजान थे। ओह, ये बात थी। आप लोगों को सच में कुछ नहीं पता था। मैंने मम्मी से कहा भी था कि आपको सब रस्म बता दे, लेकिन उन्हें संकोच लगा, इसलिए वो बोल नहीं पाई। और इन छोटी छोटी बातों के कारण हमारे रिश्तेदारों ने मम्मी पापा को कितना सुनाया, मैं बता भी नहीं सकती। अरे बाबा, अगर हमें पता होता कि सिंघारे में मिठाइयां और साड़ियां भेजी जाती है तो मैं और दिया तो सबसे महंगी वाली साड़ियां ऑर्डर करवा देती। आखिर हमारे घर की पहली अरेंज मैरिज जो थी। अब ये सिंघारे का तो हम लोगों को आइडिया नहीं था, लेकिन हाँ, सावन में हम लोग अपने गार्डन में बहुत सुंदर फैंसी झूला डलवाते हैं और मम्मी से महंगी महंगी ड्रेस लेकर खूब अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं। और वो तुम्हारी बुआ और चाची जो ताने मार रही थी ना, उन्हें कल ही हम ऑनलाइन 50-50 साड़ियां पार्सल करवा देते हैं। पहनते पहनते थक जाएंगी, लेकिन उनकी साड़ियां खत्म नहीं होगी। हमारी बहू को ताने मारने चली थी, पर देखती हूँ कैसे ताने मारती है। अरे गधे, तुम फोन पर ही कुछ पूछ लेता। अरे मम्मी, शादी से पहले ज्यादा बातें कहाँ करती थी, बस हाजी नाजी करके फोन काट देती थी। चलो जो हुआ सो हुआ, अब बताओ क्या सजा है। कैसी सजा? सजा ये है कि अब तुम्हें अगले 15 दिनों तक मेरे साथ स्विट्जरलैंड और पेरिस में रहना पड़ेगा। उसके बाद हम यूरोप चलेंगे, बिना किसी चाची और बुआ के तानों के। वाह देवर जी, ये हुई ना बात। चलो भाई, पहले तो जल्दी से मेघा को ज्वेलरी शॉप पर ले चलो, और हाँ, कपड़े के शोरूम भी। बेटा, जो जो पसंद हो सब ले लेना। मैं जरा फोन करके समधी जी से माफी मांग लेता हूँ। ये सुनकर मेघा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके मन का सारा भारीपन गायब हो चुका था। उसे एहसास हुआ कि भले ही उसके ससुराल वालों को पारंपरिक अरेंज मैरिज के रस्म रिवाज का पता ना हो, लेकिन उनके पास प्यार देने वाला दिल और एक बिंदास सोच है, जो किसी भी शगुन या चढ़ावे से कहीं ज्यादा कीमती थी। ये जॉब भी मेरे गले की हड्डी बन गई है। न जॉब छोड़ सकती हूँ और ना ही ये ऑफिस वाले सुकून से जीने देते हैं। हर नए दिन कोई ना कोई आता है और नया वर्क शेड्यूल बनाकर चला जाता है। परेशान हो गई हूँ मैं, घर और ऑफिस संभालते संभालते। न जाने एक हफ्ते में इतना सारा काम कैसे पूरा होगा। प्रीति ऑफिस से आती है और गुस्से में अपना ऑफिस का बैग सोफे पर फेंक देती है। प्रीति ऑफिस के वर्क प्रेशर से इतना ज्यादा थक गई थी कि आते ही खुद से बड़बड़ाने लगती है। न कोई पानी और न ही कोई चाय। सोफे पर प्रीति अकेली बैठी थी। तभी उसकी सास प्रणीता वहां आती है। बहू, ये लो पानी। और हाँ, गांव में मेरे भाई मतलब विवेक के मामा जी रहते हैं ना, उनके जान पहचान की कोई लड़की शहर आने वाली है। उसका शहर में कुछ तो काम है। उन्होंने मुझे फोन किया था कि शहर में उसके रहने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और उससे लड़की के पापा का मेरे भाई के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता है। इस वजह से जब तक वो लड़की इस शहर में है, या फिर जब तक उस लड़की के रहने की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक वो लड़की हमारे घर रह सकती है। ऐसा मैंने मेरे भाई से कह दिया है। सबके लिए चाय बनाओ और उसके बाद शाम के खाने में क्या क्या बनाना है वो डिसाइड कर लो। हम दोनों मिलकर शाम का खाना फटाफट बना देंगे। वो लड़की पहली बार हमारे घर आ रही है, हमारे मेहमान हैं, उसका स्वागत अच्छे से होना चाहिए। इतना कहकर प्रीति की सास प्रणीता वहां से चली जाती है। लेकिन अपने सास की बात सुनकर प्रीति के दिमाग में कई सारे सवाल जवाब दौड़ने लगते हैं। जैसे कि घर में नया मेंबर आएगा, मतलब घर का काम बढ़ जाएगा, साथ ही साथ कंफर्ट जोन भी खराब होगा। ऊपर से गांव से कोई आ रहा है, मतलब कितना ज्यादा अनपढ़ होगा। प्रीति की सास तो वहां से चली जाती है, लेकिन प्रीति अपनी सास की तरफ देखती ही रहती है। ना हाँ
और ना ही ना कुछ भी नहीं कह पाती सास के जाने के बाद। बस मेरी जिंदगी में यही बाकी था। पहले ही काम और घर संभालते संभालते मैं आधी हो जाती हूँ, और ऊपर से अब ये घर में आने वाला नया मेहमान, वो भी गांव की लड़की, मतलब बिल्कुल अनपढ़ गंवार। उसके 100 तरीके के सवाल, कौन कौन से सवाल का जवाब दूं मैं मैं उसे भी अभी ही आना था क्या? अभी अभी ऑफिस में इतना काम बढ़ गया, ऊपर से नए मैनेजर आने वाले हैं। मेरी सास ने हमारे घर को धर्मशाला बना दिया है, जिसका जितना मन हो जब चाहे हो टपक जाता है। और उनकी खातिरदारी करने के लिए मेरी सास ने अपनी बहू को सेविका बना दिया है। कहती है मामा के पहचान की है। अरे मामा के पहचान की है तो मामा को रहने दो ना उनकी खातिरदारी करने के लिए। वो आफत मेरे गले क्यों अटका रही हो? लेकिन मेरी सास को कौन समझाएगा, क्योंकि बहू दिन भर घर पर बैठे नहीं रहती। उसे अपने भी काम होते हैं, उसकी खुद की भी जिंदगी होती है। लेकिन नहीं, मेरी सास को तो बस हुक्म देना आता है। बहू, तुम अभी तक सोफे पर ही बैठी हो? जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। खाना क्या उस लड़की के आने के बाद बनाओगी? जी माँ जी, वो मैं थक गई थी, इसलिए इस घर में आराम नाम की कोई चीज है ही नहीं। ऑफिस का काम और तुम्हारा थकना रोज का है। वो लड़की पहली बार हमारे घर पर आ रही है। वो गांव से शहर तक कितना बड़ा सफर करके आ रही है। अगर हम वक्त पर उसे खाने के लिए कुछ नहीं देंगे तो वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? उठो जल्दी, आराम खाना बनाने के बाद कर लेना। खुद से बड़बड़ाते हुए प्रीति सोफे पर बैठी थी। तभी उसकी सास का फिर से आदेश आता है और प्रीति फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। फ्रेश होकर तुरंत किचन में पहुंच जाती है। अभी भी उसकी सास सोफे पर बैठकर टीवी में कुछ तो देख रही थी। किचन में जाने के बाद, हो गया माँ जी मेरा, बताइए क्या सब्जी बनानी है? उसमें पूछना क्या है? वो लड़की लगभग तुम्हारी उम्र की ही होगी, कुछ साल छोटी या फिर कुछ साल बड़ी। अपनी पसंद का कुछ बना लो। माँ जी, मैं कहाँ और वो गांव की लड़की कहाँ? मेरे और उसकी पसंद में जमीन आसमान का अंतर होगा। गांव में पली बड़ी वो अनपढ़ लड़की, उसे कहाँ मुझे पसंद आने वाली ये शहर की दिशा पसंद होगी। बेमन से सही मैं उसके लिए कुछ तो बना रही हूँ। आपके ध्यान से आप ही कुछ बताइए ना, गांव में क्या खाना खाया जाता है? मुझे तो गांव की सब्जियों के नाम भी याद नहीं। अगर मैं शहर का कुछ उस लड़की के लिए बना दूंगी तो वो देखकर ही शौक हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि गांव में शहर के तरीके से बनी हुई रसोई देखकर उसके मुंह में इतना पानी आ जाए कि पूरे घर के लिए जो बनाया वो अकेले ही खा ले। बहू, ये कौन सा तरीका है मेहमानों के बारे में बात करने का? माँ जी, मेरी नजर में मेहमान वो होते हैं जिन्हें हम आग्रह करके बुलाते हैं, वो नहीं जो अपने काम के लिए किसी के भी घर पर टपक जाए और उनका कंफर्ट जोन खराब कर दे। खैर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको कुछ समझाने बैठूं। उससे अच्छा है जो भी बनता है फटाफट बता दीजिए, मैं बना देती हूँ। उसके बाद मुझे प्रेजेंटेशन भी तैयार करना है। वो लड़की का क्या खाकर आराम से सो जाएगी, मुझे कल ऑफिस भी जाना है। और हाँ, पुष्पा आंटी को कल से दोनों वक्त का खाना बनाने के लिए कह दीजिए। अगर वो लड़की 8-10 दिन यहाँ पर रहेगी तो मैं उसकी हर रोज खातिरदारी नहीं करने वाली। दाल चावल आलू की सब्जी बना लो, मैं पूरियां बनाती हूँ। और मीठे में गुलाब जामुन या फिर श्रीखंड लेकर आएंगे। गुलाब जामुन और श्रीखंड? उड़ान लोगों को दावत देने के लिए ही तो आपकी बहू और आपका बेटा दिन रात मेहनत करते हैं। गांव से आने वाली वो लड़की अभी तक प्रीति के घर में आई भी नहीं थी, लेकिन उसके आने से पहले ही वो अचानक उनके घर पर आ रही है। इस बात को लेकर प्रीति बहुत गुस्सा हो गई थी। कभी अपनी सास पर तो कभी बर्तनों पर प्रीति लगातार अपना गुस्सा निकाल रही थी। जब से ऑफिस से आई थी तब से प्रीति बस उस लड़की के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी। उसकी सास उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी सास की भी एक नहीं सुनती, उल्टा उन्हें ही सुना देती है। जैसे तैसे बड़बड़ाते हुए बेमन से प्रीति लड़की के लिए दाल चावल सब्जी बना देती है और तुरंत अपने कमरे में जाकर बैठती है। थोड़ी देर बाद वो लड़की घर आती है। नमस्ते आंटी जी, मैं तन्वी। आप मुझे प्यार से तनु भी कह सकती हैं। गांव से आई हूँ। आपके भाई ने मतलब मोहन अंकल ने आपका एड्रेस दिया था। हाँ हाँ बेटा, आओ ना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें घर ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई ना? भैया ने तो बताया था कि उन्होंने तुम्हें जो एड्रेस दिया है उस पर हमारा नंबर भी दिया था। फिर तुमने स्टेशन पर आने के बाद फोन क्यों नहीं किया? बस ऐसे ही आंटी जी, वो शाम हो गई है, इस वक्त शहर के लोग ऑफिस से लौटते हैं। मैंने सोचा मेरी वजह से आपको दिक्कत हो जाएगी। स्टेशन से बाहर आते ही ऑटो मिल गया, ऑटो वाले ने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया, इसलिए आपके घर तक आना मेरे लिए आसान हो गया। अच्छा हुआ। तुम आओ ना, बैठो यहाँ सोफे पर। मैं अभी अपनी बहू को बुलाती हूँ। प्रीति बेटा, बाहर आओ। मैंने कहा था ना गांव से हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं, वो आ गए। जरा उनके लिए चाय पानी बना दो। तन्वी प्रणीता के घर आ जाती है। थोड़ी बहुत बातें होने के बाद तन्वी सोफे पर बैठ जाती है। वहीं से प्रणीता अपनी बहू प्रीति को आवाज लगाती है। प्रीति का कमरा हॉल के सामने ही था।
प्रीति कमरे में बैठकर जोर से प्रणीता को जवाब देती है। माँ जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये बिन बुलाए घर पर आने वाले लोग मेरी नजर में मेहमान नहीं है। आपको उनके लिए चाय पानी बनाना है तो आप खुद बनाइए। मेरे पास वैसे भी बहुत सारा काम है। यूं बिन बुलाए आने वाले लोगों की खातिरदारी करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। उसे हमारे घर पर मेरी बनाई हुई मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए मिल रही है, वही मेहरबानी है मेरी उन पर। बाकी उन्हें कह दीजिए, अगर वो यहाँ रह रही है तो बाकी उनके जो भी काम है वो उन्हें खुद से करने होंगे। मैं यहाँ होटल नहीं खोल के बैठी हूँ जो कोई भी आ जाए और मेरे सर पे बैठ जाए। पहले ही हमारे परिवार में लोग कम नहीं है जो अब ये लोग बाहर से भीड़ कर रहे हैं। प्रीति इतने गुस्से में थी कि उसकी सभी बातें तन्वी सुन रही होगी। उसे कैसा लगेगा इस बारे में प्रीति ने एक बार भी नहीं सोचा। उसके मुंह में जो भी आया वो बस कहती गई। प्रीति की बातें सुनकर तन्वी का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया। प्रीति की बातों से तन्वी वहां रहना बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन फिलहाल तन्वी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ऊपर से मोहन अंकल ने मतलब प्रणीता के बहाने तन्वी को यहीं पर रहने के लिए बहुत फोर्स किया था। वो उन्हें मना भी नहीं कर सकती थी। प्रीति ने जो कुछ भी कहा तन्वी चुपचाप सुन लेती है। उसके सामने प्रणीता भी कुछ नहीं कह पाती। बेटा, तुम उसकी बातों को दिल पर मत लो। वो उसे ऑफिस का कुछ टेंशन होगा। यहाँ शहर में बहुत काम होते हैं। दिन दिन भर लोग लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, इसलिए ये ऐसी चिड़चिड़ी हो गई है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। कोई बात नहीं आंटी जी, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं पर रहने वाली हूँ, इसलिए मेरी जो भी काम है वो मैं खुद ही कर लूंगी। आप मुझे बता दीजिए कि मैं अपना ये बैग कहाँ रखूं, उसके बाद मैं अपने लिए चाय बना लूंगी। अगर आप कहें तो आपके लिए भी बना दूं। तुम कितनी समझदार हो बेटा। आओ मेरे साथ। ये रहा गेस्ट रूम। जब तक तुम इस घर में हो तब तक तुम यहाँ, ये तुम्हारा कमरा है। तन्वी अपना बैग उठाती है और गेस्ट रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर तन्वी किचन में आती है। किचन में चाय बनाती है, एक कप प्रणीता को देती है, एक खुद लेती है और एक प्रीति के कमरे में लेकर जाती है। तभी भाभी, जब मैं आई तब मैंने आपकी आवाज सुनी। मुझे ऐसा लगा कि आपको बहुत काम है और काम की वजह से आप चिड़चिड़ कर रही हो। मैं हमारे गांव से गवती चाह लेकर आई हूँ। बारिश के दिनों में अगर हम ये गवती चाह की कुछ पेट हमारी चाय में डालते हैं तो बहुत अच्छी चाय बनती है और हमारा स्ट्रेस भी हल्का हो जाता है। मैं मेरे लिए आंटी के लिए चाय बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी बना दूं। ये लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। पहली बात तो मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, ये बेमतलब के रिश्ते जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, शहर में चाय बनाने के लिए अच्छी पाउडर मिलती है जिससे चाय का स्वाद भी बढ़ता है और स्ट्रेस भी रिलीफ हो जाता है। इसलिए मुझे ये गांव का घास फूस खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम वहाँ गांव से अनपढ़ हो और तुम्हें पता नहीं होगा ना ये पाउडर वगैरह। और हाँ, अभी मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, ये पाउडर कल सुबह की चाय में इस्तेमाल मत करना। उसके स्वाद की आदत नहीं है। बेकार में अनपढ़ लोगों के चक्कर में हमारी पाउडर वेस्ट हो जाएगी। वैसे भी बिन बुलाए मेहमानों की खातिरदारी में न जाने हमारे कितने और पैसे खर्च होने वाले हैं। मैं जानती हूँ भाभी। ओह सॉरी, आपने भाभी के कहने के लिए मना किया है ना। एनीवेज, क्या नाम है आपका? प्रीति जी। आपके शहर में जो पाउडर आता है ना, उसकी फैक्ट्री हमारे गांव में ही है, क्योंकि वो पाउडर भी इन्हीं गलती चाय के पत्तों को सुखाकर बनाई जाती है। और रही बात पाउडर को इस्तेमाल करने की, तो मुझे वो पाउडर इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पाउडर भले ही बेस्ट है लेकिन वो लैब में प्रक्रिया में बनाई जाती है। मेरे पास तो ओरिजिनल गावती चाय के पत्ते हैं। जिनके पास वो नहीं होते उन्हें पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। गांव से आई हो लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड शहर वालों से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है। लगता है सिटी लाइफ की कोई वेब सीरीज देखी होगी तुमने। वहीं से ये कपड़े और अभी जो एकदम इंग्लिश शब्द तुमने इस्तेमाल किए हैं ना, वो कॉपी किए होंगे। और ये बात करने का तरीका भी वैसे ही। शहर की जिंदगी ये गांव के लोग कॉपी ही तो करते हैं, वरना उन्हें कहाँ आता है स्टाइल में जीना, स्टाइल में रहना। खैर, मुझे अर्जेंट प्रेजेंटेशन बनाना है। तुम्हें तो पता नहीं होगा ना प्रेजेंटेशन क्या होता है। अगर तुम्हारी भाषा में कहूँ तो मुझे एक महत्वपूर्ण काम है, इसलिए तुम्हारा ये चाय का कप उठाओ और यहाँ से रफा दफा हो जाओ। आते ही प्रीति ने तन्वी का बहुत अपमान किया था, लेकिन फिर भी एक बार तन्वी प्रीति से बात करने की कोशिश करती है और कोशिश करने के लिए खाली हाथ नहीं जाती। अपने हाथों से चाय बनाकर जाती है, लेकिन फिर भी प्रीति को कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रीति के दिमाग में एक बात फिक्स हो गई थी कि ये लड़की गांव से आई है, ऐसे ही अनपढ़ होगी, गंवार होगी। तन्वी अच्छे से बात करती है, उसके कपड़े भी अच्छे थे, लेकिन फिर भी प्रीति उसके ऊपर गुस्सा करती है। छोटी छोटी बातों को लेकर प्रीति का तन्वी को नजरअंदाज करना चालू ही रहता है। तन्वी घर के छोटे मोटे कामों में भी सबकी मदद करती थी। कुछ दिनों में तन्वी ने परिवार के सभी सदस्यों का मन जीत लिया था, लेकिन प्रीति उसके ऊपर पहले दिन से मुंह फुलाकर बैठी थी। वो अभी भी ऐसा ही था। ऐसे ही एक दिन तन्वी खाने के टेबल पर प्रीति के घर की चीजों की तारीफ कर रही थी। तभी गांव के लोग खेतों में बड़े बड़े घर बना रहे हैं।
लेकिन अब मैं शहर के घर देख रही हूँ ना, तो ऐसी छोटी-छोटी कई सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक, मतलब एकदम अट्रैक्टिव। अब आपके घर का ये झूमर ही देख लो, देखने से तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन जब हम लाइट बंद करते हैं तो इसकी लाइट पूरे हॉल में चमकती है और ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। क्या तन्वी, तुम भी शहर में देखने जैसी और भी कई सारी चीज़ें हैं। देख-देख कर तुमने देखा भी क्या है? लोगों के घर और उनके घर का झूमर। ख़ैर कोई बात नहीं। देखा, तुम गाँव के अनपढ़ गँवार लोग, तुम्हें बदलती चीज़ टेक्नोलॉजी इनके बारे में कहाँ नॉलेज होगा। तुम तो यही देखोगी, झूमर घर में लगे हुए शो पीस। वैसे तुम्हें गाँव में ये झूमर भी देखने को नहीं मिलता होगा ना? क्योंकि गाँव के लोगों के घरों में झूमर के नाम पर लहसुन की गड्डियाँ ऐसी दीवार पर लटकी हुई होती हैं। बहू, मजाक करने की भी कोई हद होती है। तुम हर छोटी बात को लेकर तन्वी के पीछे पड़ जाती हो। वो शहर में पहली बार आई है, कुछ चीज उसने नहीं देखी, इसका मतलब ये नहीं कि उसका हर बार तुम मजाक बनाओ। शांति रखिए मम्मी जी, इससे बुरा नहीं लगता। आधे से ज्यादा मेरे शब्द इसके समझ में भी नहीं आते, और बुरा लग भी जाए तो क्या कर लेगी? इसके पास हमारे घर के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। पूरे शहर में से हमारा ये घर मिल गया था मुफ्त की रोटी चबाने के लिए। तन्वी ने अभी तक खाना खाना भी शुरू नहीं किया था। प्रीति के शब्द सुनकर तन्वी के मुंह में जो निवाला था वो वैसे का वैसा ही रुक जाता है और वो खाने के टेबल से उठ जाती है। अब तन्वी को शहर में आए हुए 4-5 दिन हो गए थे। उसका जो भी काम था उसकी सभी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई थी। अगले दिन सुबह, आंटी जी, इस घर में और आपने मुझे जो भी प्यार दिया वो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। मैं इस शहर में एक नई जॉब के लिए आई थी, उसकी जो भी फॉर्मेलिटी थी वो सब कंप्लीट हो गई है और मेरे रहने का भी इंतजाम हो गया है। आज मेरा ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग के बाद मैं सीधा अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगी। अच्छा हुआ बेटा, जिस काम के लिए तुम आई थी वो सब कुछ सही से हो गया। मेरी बहू थोड़ी मुंहफट है, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं आंटी जी, प्रीति भाभी का गुस्सा अपने दिए हुए प्यार के सामने बहुत छोटा है। मैं चलती हूँ। तन्वी अपना सभी सामान पैक करती है और प्रीति के घर से निकल जाती है। जाते वक्त भी प्रीति तन्वी को काफी भला बुरा कहती है। तन्वी के जाने के बाद प्रीति भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है और ऑफिस पहुंच जाती है, मैनेजर के केबिन के बाहर। हश, वक्त पर पहुंच गई, वरना उस तन्वी की वजह से मुझे रोज लेट हो रहा है ऑफिस आने में। बाहर बैठकर प्रीति खुद से बड़बड़ा रही थी, तभी ऑफिस बॉय जाकर उसे बताता है कि नए मैनेजर ने उसे केबिन में बुलाया है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रीति नए मैनेजर के केबिन में जाती है। नए मैनेजर को देखकर प्रीति बिल्कुल शॉक हो जाती है। तुम यहाँ? ये मैनेजर की कुर्सी है, तुम्हें पता नहीं है क्या? या फिर लोगों की चीजों पर हक जमाने की आदत लग गई है? शट अप। मुंह में जो आए वो बकने के लिए ये तुम्हारा घर नहीं है मिसेस प्रीति शर्मा। और रही बात इस कुर्सी की, तो ये मैनेजर की कुर्सी है, ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन शायद आपको नहीं पता कि इस कंपनी की नई मैनेजर मैं ही हूँ। जो जॉब बचाने के लिए मैं पिछले 8 दिनों से मेहनत कर रही हूँ, आज वो जॉब मेरे हाथों से यूं निकल जाएगी। ये हमारी कंपनी की नई मैनेजर है। मैंने इसके साथ कितना गलत किया है, कितनी बदतमीजी की है। चलो प्रीति, आज तो इस ऑफिस से तुम्हारी छुट्टी है। जल्दी से प्रेजेंटेशन शुरू करो। तन्वी को सामने देखकर प्रीति के हाथ कांपने लगते हैं। जैसे तैसे प्रीति प्रेजेंटेशन देती है। प्रेजेंटेशन के बाद, तुम्हारे प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है और जो वर्क टारगेट दिया था वो भी तुमने अच्छे से कंप्लीट किया है। बैठो, हम आगे का वर्क डिस्कस करते हैं। मतलब तुम, सॉरी, आप मुझे जॉब से नहीं निकाल रही हो? तुम्हारा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है, फिर मैं तुम्हें जॉब से क्यों निकालूं? नहीं, वो पिछले 8 दिनों से मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया। तुमने मेरे साथ जो भी गलत बर्ताव किया वो मेरी प्राइवेट स्पेस थी और ये मेरी प्रोफेशनल स्पेस है। तुमने जो कुछ भी किया वो बेशक गलत था। तुम्हें तुम्हारे काम का जो भी गुस्सा था वो घर पर आए हुए मेहमानों पर नहीं निकालना चाहिए था। अगर तुम मेरे प्रोफेशनल जिंदगी में मेरे साथ कुछ भी गलत बातें करोगी तो मुझे तुम्हें यहाँ से निकालने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। लेकिन मैं मेरे प्राइवेट और प्रोफेशनल जिंदगी को हमेशा अलग रखती हूँ। तुम्हारी मैनेजर और तुम्हारी सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें भी यही कहूंगी कि कभी भी अपनी प्रोफेशनल जिंदगी और प्राइवेट जिंदगी को एक नहीं होने देना चाहिए। उससे हमारा ही नुकसान होता है। अगर मेरी जगह पर कोई और भी होता तो शायद आज तुम्हारी नौकरी भी जा सकती थी। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। मैं आपकी ये सलाह हमेशा याद रखूंगी और कभी किसी के साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं करूंगी।